बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और यूटिलिटी के डिफरेंट कंसेप्ट्स बताए थे। आज हम आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के हवाले से जो है आज का लेक्चर हम जो है प्रेजेंट करेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जैसे जैसे हम किसी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते चले जाते हैं वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती चली जाती है। ठीक है, सो देखिए आज के लेक्चर में हम मैक्सिमाइजिंग टोटल यूटिलिटी, ये बिल्कुल रोज़मर्रा की बात है कि कंज्यूमर क्या चाह रहा होता है। कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहा होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी हासिल हो सके। ठीक है, तो कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल चाह रहा होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी हासिल हो सके। द गोल ऑफ अ कंज्यूमर इज़ टू एलोकेट द अवेलेबल बजट in a way that maximize total utility. This is the goal of consumer. Okay, so issue how a consumer can achieve this, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। The consumer achieve this goal by choosing the point on the budget line at which the sum of the utilities obtained from all goods is as large as possible. अपने बजट को इस्तेमाल करके जो यूटिलिटी का सम है वो as large as possible हो। ठीक है, तो ये समझने के लिए हम देखते हैं this outcome occurs when a person follow the utility maximizing rule. Okay, so what is that rule? Allocate the entire available budget, अपने resources को पूरे तरीके से इस्तेमाल कर दे, भरपूर पूरे मुकम्मल तरीके से। फिर साथ वो make the marginal utility per dollar spent on the same spend the same for all goods. Okay, so क्या करें कि marginal utility per dollar, right? So marginal utility divided by its price. Okay, understand this, per dollar. Okay, spend the same for all goods. Okay, allocate the available budget. How he can allocate the available budget? So try to understand this. Okay, we'll use the same table which we have used in previous lecture. The available budget is the amount available after choosing how much to save and how much to spend on other items. So available budget किस तरह से मुतय्यन होता है कि आप इस फैसले के बाद कि आपने अपने बजट में से कितना सेव करना है और कितना कंज्यूम करना है। ठीक है, और जो सेविंग है, saving decision and other spending decisions are based on the same utility maximizing rule that you are learning here and applying to the Tina's decision about how to allocate a given budget to water and gum. You remember, हमने उसमें टीना को अज्यूम किया था कि वो अपना बजट जो है वो पानी और च्युइंगम के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करना चाह रही है। ठीक है, और वो किस तरह से अपने बजट को च्युइंगम और पानी पर डिवाइड करे, ठीक है, कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए। ठीक है ना, इक्वलाइजिंग द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड, spending the entire available budget doesn't automatically maximize utility. So remember, ये ऐसा नहीं है कि आप अपना जितना बजट है वो खर्च कर दें तो उससे आपको यूटिलिटी मैक्सिमम हासिल हो। ऐसा भला क्यों होता है? क्योंकि बाज़ औक़ात आप जो हैं वो मिस एलोकेट भी कर देते हैं। ठीक है, मिस एलोकेशन भी हो जाती है आपके एक्सपेंडिचर की। डॉलर्स माइट बी मिस एलोकेटेड, ओके, स्पेंड इन अ वे दैट डोंट मैक्सिमाइज द यूटिलिटी। इस तरह से वो खर्च हो जाएं आपसे कि आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज ना हो। ठीक है, देखिए, मेकिंग द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड द सेम फॉर द ऑल गुड्स गेट्स द मोस्ट आउट ऑफ द बजट। ओके, सो मेकिंग द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर, ठीक है, सेम इक्वल। ठीक है, जितनी आपने गुड्स इस्तेमाल की, 1 2 3 4 जितनी, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी
पर डॉलर, ओके, अगर इक्वल हो जाए 5-6 जितनी भी गुड्स इस्तेमाल करेंगे तो हम कहते हैं कि आपने मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन कर ली, और हम इसको बाद में आपको साबित करके भी दिखाएंगे, ठीक है। हम और भी ऑप्शंस देखेंगे जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर जो है वो 2 गुड्स 3 गुड्स की इक्वल नहीं है, तो आपको कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल होता है। नाउ लुक एट दिस टेबल, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? कि अपना बजट पूरी तरह से एलोकेट करें, ठीक है। सो अब देखिए इसमें टीना's अफोर्डेबल कम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड गम, इस टेबल के अंदर जो है 11.2 में टीना जो है उसका अफोर्डेबल कम्बिनेशन सारे लिखे हुए हैं, ठीक है जी। सो एक कम्बिनेशन ये है कि वो आप देखें पहले कॉलम में कम्बिनेशंस, दूसरे कॉलम में क्वांटिटी ऑफ गुड्स, तीसरे कॉलम में क्वांटिटी ऑफ गम आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, पहले कॉलम में कम्बिनेशन है ए कम्बिनेशन में पानी बिल्कुल नहीं और 8 पैकेट्स गम के, ठीक है। दूसरे में 1 पानी की बोतल है और 6 गम के पैकेट्स हैं, और तीसरा 2 and 4, चौथा जो डी है 3 and 2 एंड ई 4 and 0। इन फोर्थ वन आपने सारे अपने रिसोर्सेज जो है वो पानी की तरफ आपने जो है लगा दिए और गम पे बिल्कुल नहीं लगाए, ठीक है। तो अब आप देखिए वाटर बॉटल जो है वो $1 की आपको मिलती, ठीक है, $1 की पानी की बोतल। तो आप देखिए कि जो कॉलम 2 है जिसमें आपने क्वांटिटी ऑफ वाटर लिखा हुआ है, अगर आप एक बोतल खरीदेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर पानी पे कितना होगा? $1। और अगर आपने 2 खरीदे पानी की बोतलें तो एक्सपेंडिचर $2। वाई? बिकॉज द प्राइस ऑफ दैट बॉटल इज $1, ओके। सो अगर 3 खरीदे तो आपका जो है वो $3 और 4 तो $4। सो आप देखें कि जो आपका कॉलम है एक्सपेंडिचर ऑफ वाटर एट $1 पर बॉटल में, आप देखें कि आपके एक्सपेंडिचर्स पानी की बोतल पर लिखे हुए हैं, ठीक। एक्सपेंडिचर ऑन गम, ठीक है जी, अब ये 50 सेंट की है, ठीक, सो $1/2 की, ओके। सो 50 सेंट की है पर पैक। सो देखें कॉलम 3 में क्वांटिटी ऑफ गम आपने लिखी हुई है, तो उसमें देखें कि आपकी पहली कम्बिनेशन में आपने 8 गम के पैकेट लिए। अगर 50 सेंट का एक पैकेट है तो कितने पैसे आपके लग गए, कितना एक्सपेंडिचर हुआ? दैट इज $4। वाई? बिकॉज 8 into 50 सेंट राइट इज 4। और अगर आप 6 जो है वो पैक लें च्युइंगम के तो फिर आपके $3 लगेंगे, और अगर 2 लें तो अगर आप 4 लें तो आपके $2 लगेंगे, और अगर आप 2 लें तो आपका $1, और आप ना लें तो आपका $0 लगेगा, ठीक है। सो आप देखें कि आपका कॉलम 4 and 5 ये आपके एक्सपेंडिचर वाटर पर और च्युइंगम को आपके एक्सपेंडिचर को जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, सो आप देखें 0 + 4 दैट इज 4, 3 + 1 दैट इज 4, 2 + 2 दैट इज 4, 3 + 1 दैट इज 4, 4 + 0 दैट इज 4। इट मीन उसके रिसोर्सेज टीना के $4 थे। तो अगर वो इन कम्बिनेशन में से कोई भी कम्बिनेशन जो है वो खरीदे तो वो बेसिकली अपने सारे रिसोर्सेज को जो है इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा कि वो इस डिफरेंट कम्बिनेशंस के ऊपर $4 को जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। सो आपके पास ए से ई तक 5 कम्बिनेशंस हैं जिस पर वो जो है वो 5 कम्बिनेशंस $4 की मदद से कोई भी कम्बिनेशन उसमें से खरीद सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वाज द वेरी फर्स्ट स्टेप। So the first step क्या है? Make a table that shows the quantities of 2 goods that just use all the budget. What was the budget? $4. Okay? So step 1. आपको याद है ना पहला स्टेप क्या था कि आप अपना सारा बजट जो है यूज करें। Now calculate the marginal utility per dollar spent on the 2 goods. Now the second step is कि marginal utility आप कैलकुलेट करें दोनों गुड्स की, ठीक है। तो वो आपको पिछले लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने आपको मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना सिखाई थी, लेकिन हम ये टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड, वो क्या है? द इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी दैट कम्स फ्रॉम द लास्ट $1 स्पेंड ऑन अ गुड, ओके।
Now look at this. Make a table that show the marginal utility per dollar spent on two goods for each affordable combination. Affordable combination हमने आपको पिछले टेबल में बना के दिखाया, ठीक है. affordable combination वो होते हैं जो आप अपने बजट में खरीद सकते हैं, ठीक है. Now look at this table, okay. 11.3 table. This is Tina's marginal utility per dollar spent. Okay, the first column obviously ये combinations का. Second quantity, bottle per day. Third marginal utility, ठीक है. और अब हम टोटल आपको नहीं बता रहे, आपको एक रूल पता चल गया कि जैसे जैसे क्वांटिटी ज़्यादा करते जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी. तो हमने सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम बनाया, टोटल यूटिलिटी का कॉलम नहीं बनाया, ठीक है. क्योंकि अब हमें सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी से जो है वो अपने नताइज अखज़ करने हैं, ठीक है. तो आपको मालूम है कि मार्जिनल यूटिलिटी में कौन सा ट्रेंड होता है, डिक्रीजिंग ट्रेंड. ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी देखें थर्ड कॉलम में पानी के ऊपर देखें तो 15, 12, 9 एंड 16 कम होती चली जा रही है. सो नाउ मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड. ओके, सो देखिए पानी की कीमत जो कि $1 थी, ठीक है. सो पर डॉलर इट मीन्स दैट 15 divided by $1, that is 15 again. 12 divided by $1, that is 12. 9 divided by 1, that is 9, and 6 divided by 1, that is 6. So marginal utility per dollar spent is 15, 12, 9 and 6. आपने देखा कि ये डिक्रीज होती चली जा रही. नाउ अब हम च्युइंगम की तरफ आते हैं. सो आप देखें कि आपके फिफ्थ कॉलम में क्वांटिटी पैक पर डे आपके जो है वो लिखो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0. ओके, ये जो है वो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ठीक है. सो फ्रॉम 8 to 0. आप इसे चाहें तो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, राइट. मार्जिनल यूटिलिटी आप देखें, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है. आपने अब किस तरफ से देखना है, चूंकि नीचे की तरफ से ऊपर हमने ये ऑर्डर लिखा है तो आपने नीचे से ऊपर देखना है. सबसे नीचे 32, 16, 8, 6, 4, 2, 1 एंड 0. इट मीन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती चली जा रही है. अब मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड. Now remember, I told you earlier that marginal utility per dollar. Okay, so now look at this. Marginal utility आप देखें 1, okay, 7 अगर पैक इस्तेमाल करें मार्जिनल यूटिलिटी है 1. Okay, so 1 divided by 50 cents 0.5. Okay, so अगर आप इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है. और अगर आप देखें 2 मार्जिनल यूटिलिटी है तो 2 divided by 50 cents that is 4. 4 divided by 50 cents that is 8. 6 divided by 50 cents that is 12 and so on. 32 divided by 50 cents that is 64. So आप देखें कि पर डॉलर हम मार्जिनल यूटिलिटी फॉर च्युइंगम भी हमने आखिरी कॉलम में हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है. सो आपने देखा कि पहले हमने देखा कि किस तरह से वो कम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं जिसमें पूरे का पूरा बजट इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज़ $4. ओके, नाउ हमने दूसरे स्टेप में जो है वो तीसरे स्टेप में ये देख रहे हैं कि किस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है. नाउ लुक एट दिस. Look at row C, combination C. इधर देखें, आप इसे गौर से देखें. So marginal utility per dollar spent on water, that is 12. That is 12. And marginal utility जो है वो per dollar spent on chewing gum, that is here again 12. ओके, सो आपने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड ऑन वाटर इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड ऑन च्युइंगम इज इक्वल हियर. कहाँ पर, सी रो में. ओके, सो हियर वी गो. सो हमने ये हाईलाइट की. तो ये हमारा कंज्यूमर यहाँ पर मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल कर रहा है. तो मैक्सिमम यूटिलिटी कहाँ कंज्यूमर हासिल करता है, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड इक्वल हो जाए जितनी भी वो कमोडिटीज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है. दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ऑलराइट, नाउ
units of utility. In calculating Tina's utility maximizing choice in table 11.3, we have not used the concept of total utility. You know why? Because टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है, और हमने देखा था कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट से, हेंस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करती है. सो हमने सिर्फ वो कंसेप्ट इस्तेमाल किया. ऑल आवर कैलकुलेशन यूज मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. ओके, changing the unit of utility does not affect our prediction about the consumption choice that maximize total utility. You make sure हम आप कोई भी और एग्जांपल लेके आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है. एक एग्जांपल हम इस लेक्चर के जो है वो आखिर में आपको देंगे. Now finding the demand curve, this is very important. डिमांड हमने बड़ी तफसील के साथ आपको पढ़ाई थी, ठीक है. सो डिमांड कर्व एक नेगेटिवली स्लोप कर्व होती है, ठीक है. वो डिफरेंट प्राइसेस पर कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है, उन कम्बिनेशन को अगर हम ज्वाइन करें तो हम डिमांड कर्व जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. अब हम देखेंगे कि किस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी का इस्तेमाल करके हम डिमांड कर्व को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए, we can use marginal utility theory to find a consumer demand curve. Figure 11.6 shows Tina's demand curve for bottled water. Look at this. Now on x-axis quantity of water, right? On y-axis price of water. Okay. Now अब आप थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा कि when the price of water was $1 a bottle, Tina buys 2 bottles of water. She is at point A on her demand curve. Where is she when उसका बजट कितना है? 4. ओके, सो जब प्राइस पानी की बोतल की $1 थी तो वो कितनी बॉटल्स खरीद रही थी? 2. सो प्राइस 1 एंड क्वांटिटी 2. सो एक पॉइंट हमने जो है वो देखा A, राइट. सो वो पॉइंट बता रहा है कि जब प्राइस 1 थी तो वो 2 बोतलें पानी की ले रही थी, ठीक है. लुक एट दिस. जब प्राइस when the price of water falls to 50 cents from $1, okay, Tina now is buying 4 bottles. okay, जब प्राइस जो है $1 से 50 सेंट हो गई तो अब टीना जो है वो 2 की बजाय 4 बोतलें ले रही है. तो हमें एक दूसरा पॉइंट हासिल हुआ B. सो बजट उसका था $4. ओके, सो उस बजट में जो है वो $2 स्पेंड कर रही थी किस पर? पानी पर. ओके, जब प्राइस $1 थी तो वो 2 बोतलें ले रही थी. जब प्राइस 50 सेंट्स होगी तो अब कितनी बोतलें ले रही है? 4 बोतलें. ठीक है, तो एक नया पॉइंट हमें मिल गया B. उन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास टीना की डिमांड कर्व आ गई पानी के लिए. ठीक है, तो आप इसे गौर से देखिए. ब्लू लाइन कर्व जो है दैट इज द डिमांड कर्व, और आपको यकीनन याद होगा हमने आपको ये बड़ी तफसील से डिमांड कर्व डिराइव करना सिखाया था. नाउ minor utility and elasticity of demand. Okay, you remember elasticity of demand. Elasticity of demand, to what extent quantity demand changes due to change in price. कीमतों में तब्दीली की वजह से डिमांड किस हद तक तब्दील होती है, प्राइस इलास्टिसिटी. तो हम माइनर यूटिलिटी और इलास्टिसिटी डिमांड का रिलेशनशिप भी आपको बताते हैं. ठीक है, देखें, इफ एज द क्वांटिटी कंज्यूम ऑफ अ गुड इंक्रीजेस माइनर यूटिलिटी डिक्रीजेस क्विकली. अगर किसी चीज़ के इस्तेमाल से बढ़ाने से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तेज़ी के साथ गिरती है, ठीक है, क्विकली, राइट, तो फिर क्या होगा? द डिमांड फॉर द गुड इज इनइलास्टिक. द डिमांड फॉर गुड इज इनइलास्टिक, राइट. सो जब तेज़ी से गिर रही है तो आप रिलक्टेंट होंगे जो है वो मज़ीद चीज़ लेने में. ठीक है, तो वजह क्या है? द रीज़न इज़ दैट फॉर अ गिवन चेंज इन द प्राइस only a small change in the quantity consumed of a good is needed to bring its marginal utility per dollar spent back to the equality with that on all the other items in the consumer budget. So this is the reason. Okay, so remember, if as the quantity consumed of a good increases and marginal utility decreases quickly, quantity के इस्तेमाल ज़्यादा करने से जो marginal utility तेज़ी से गिर रही है तो उस चीज़ की, वो जो भी चीज़ होगी उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? वो इनइलास्टिक होगी, राइट. नाउ लुक एट दिस. बट इफ एज द क्वांटिटी कंज्यूम ऑफ अ गुड इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस वेरी स्लोली. ओके, आहिस्ता आहिस्ता गिरती है. देन द डिमांड फॉर द गुड इज
इलास्टिक. रीजन एग्जैक्टली उसी को आप उलट देख लें. इन दिस केस फॉर अ गिवन चेंज इन द प्राइस a large change in the quantity consumed of a good is needed to bring its marginal utility per dollar spent back to equality with that on all the other item in the consumer budget. Okay, so एक rule आपको जो है वो आपको हमने बताया. Now the power of marginal analysis. The rule is follows. The rule to follow is very simple. Look at this. If the marginal utility per dollar spent on water exceed the marginal utility per dollar spent on the gum, buy more water and less gum. ठीक है, अगर marginal utility per dollar वाटर की ज़्यादा हो जाए marginal utility गम से per dollar spent से, तो आप क्या करें, गम का इस्तेमाल जो है कम और वाटर का इस्तेमाल, जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो पर यूनिट स्पेंड, राइट, उसका इस्तेमाल क्या है, कम या दूसरी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें ताकि वो इक्वल हो जाए. ठीक है, या आप देखें, इफ़ द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड ऑन गम एक्सीड्स द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड ऑन वाटर, बाय मोर गम एंड लेस वाटर. ठीक है, वेरी सिंपल. ओके ना. जनरली हम क्या कह सकते हैं, इफ द मार्जिनल गेन फॉर एन एक्शन एक्सीड द मार्जिनल लॉस, टेक द एक्शन. ओके, सो दिस इज आवर रूल. नाउ मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी को हम जो है आपको एक और एग्जांपल से, एक उससे भी सादा एग्जांपल से आपके सामने जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली हमें ये बताती है कि मार्जिनल यूटिलिटी और उनकी प्राइस की रेशियो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x शुड इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्राइस ऑफ y. एंड अगेन अगर 3 गुड्स हैं तो इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड z divided by price of z. Okay, so we can write it like this: marginal utility of, let's say, good x divided by price of x should equal to marginal utility of y divided by price of y. Okay, understand? और अगर वो कंज्यूमर 3 गुड्स इस्तेमाल कर रहा है तो फिर हम is equal to marginal utility of z divided by price of z. Okay, so this is what हमें law of equi marginal utility बताता है. ठीक है, so अच्छी तरह से ये समझ लीजिए. अब हम आपके सामने एक छोटा सा सादा सी एक एग्जांपल रखते हैं. ठीक है, आप उसको देखिएगा. Now look at this. Let units of money पहले कॉलम में रख लें, सेकंड कॉलम में आप रख लें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड. ओके, थर्ड में फिर अगेन यूनिट्स ऑफ मनी रख लें एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई. राइट, नाउ लेट्स से इट इज marginal 1, marginal utility, let's say it's 16. Okay, and if it is 2, 2 यूनिट्स इस्तेमाल करें, marginal utility क्या होगी, पहले से कम हो जाएगी. Let's say it's 12. If it is 3, then it will become 10. If it is 4, then it will become 8. If it is 5, then it is 6. Now again 1, 2, 3, 4 and 5 units of money. Okay, now marginal utility, look at this. If 1, it is 14, 2, it is 10, 3, it is 6, 4, it is then 4, then it is 2. This is, you know, टेबल, राइट. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमने कॉलम 1 में रखा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड जो है वो हमने कॉलम 2 में, और कॉलम 3 में
यूनिट्स ऑफ मनी, अगेन हमने दोबारा से रीराइट किया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है ऑफ वाई जो है वो हमने फोर्थ कॉलम में रखा। तो हमने देखा कि जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ मनी अमाउंट स्पेंड हम ज़्यादा करते जा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जा रही है। अंडरस्टैंड? सो नाउ अब हमारे पास अगर हम एक ऑप्शन ये हम कर सकते हैं कि सारे के सारे पैसे हम इस पर एक्स गुड पर इस्तेमाल कर दें, तो इन सब को एड अप कर लें, फ़र्ज करें ये आपका 52 बन, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, आपको मार्जिनल यूटिलिटी सम जो है 52 मिल। इन दिस केस अगर सारे के सारे हम 5 रुपए जो हमारे पास हैं सारे के सारे यूनिट्स ऑफ मनी इस पर स्पेंड कर दें, दैट इज 36. Okay, so these are two extreme options. If we spend all of our money on good X, then the sum of the marginal utility will get 52, or all on good Y, तो हमें marginal utility 36 मिल रही, right? So now हम इसको थोड़ा सा देखें कैसे चेंज करेंगे। 5 अगर हम good X पर कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो Y पर हम कितना कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो टोटल marginal utility यानी कि ऑप्शन 1 क्या हो गया, that is 5 on good X and 0 on Y. So what will happen, how much marginal utility will getting, that is 52. Okay, what could be other option, हम 4 कर दें X पर तो 1 हो जाएगा Y पर। टोटल हमारे पास 5 रुपए, रिमेंबर जब 4 करेंगे तो आप देखें कि 44 हो जाएंगे हमारे एंड 1 यूनिट हमने किया Y पर, दैट इज 40, आंसर दैट इज 58. नाउ लुक एट अगेन, विल कम बैक, हमने कौन सा 5 रुपए इन दोनों गुड्स पर इस तरह से जो है वो हमने डिवाइड करने हैं, दोनों में इस तरह से तकसीम, दोनों चीज़ों को इस तरह से लेना है कि 5 रुपए भी मिल जाए और मार्जिनल यूटिलिटी पर जो है ना यूनिट ऑफ मनी जो है वो भी इक्वल हो जाए। वैसे जनरली इस डाटा को देखते हुए मैं आपको बताता हूँ, अगर कंज्यूमर 3 कंज्यूम करे एक्स पर और 2 कंज्यूम करे Y पर, the combination is 3 on X and 2 on Y. Okay, तो marginal utility आप देखें बराबर है, इधर भी 10 है और इसकी भी 10 है. So this is the combination suggested by law of equi-marginal utility. Alright, now हम इसको evaluate करते हैं, हम उससे अलावा जितने पॉसिबिलिटीज हैं उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम 5 के 5 इस पे खर्च कर दें, ठीक है, तो हमें 52 मिला। और अगर हम दूसरी जो है वो ये है कि इस पर 4 और इस पर 1 करें, 5 रुपए पूरे हो गए, तो हमें कितने 58। नाउ लुक एट द थर्ड, व्हाट कुड बी द थर्ड, वो ये हो सकता है कि 3 हम करें नाउ 3 and 2, look at this now 3, so it mean कि हमें इधर एक्स गुड की यूटिलिटी कितनी मिल रही है, हम 16 + 12 + 10, what is that, 16 + 12 + 10, 16 + 12 + 10 is equal to, that is 36. Now 2 rupees left for Y, that is 14 plus 10, it is 24. So altogether it is 60. Look at this, 60. Okay, so previous combination was giving us 58, right, 4 and 1 combination, और 5 के 5 अगर हम एक्स पे कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें मिल रहे थे 52। आपने देखा कि 5 के 5 अगर हम एक्स पे कंज्यूम करें हमें मार्जिनल यूटिलिटी 52 है हमारी, और 4 एक्स पर और 1 वाई पर तो 58, यानी कि उससे ज़्यादा है। तो अब देखें ये 60 आई। अब हम एक और ऑप्शन देखेंगे तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा, दैट इज़ अगर हम 2 करें एक्स पर, 2 and 3 का कम्बिनेशन बनाएं, now what will happen then, look at this, see 16 + 12
that is 28, and 3 on the y, that is 14 plus 10 plus 6, that is 30. If we add these both, what will get? 58. Look, first option was giving 52, second option marginal utility 58, third is 60, and fourth is 58. Okay, so you can check the rest of options as well. We'll do it somewhere here. That is 1x पर और 4y पर. 5 रुपए पूरे हो गए. Now see, that is x के 16, y पर 14 plus 10 plus 6 plus 4. Answer is now 10 34, that is 34. 16, this 16 and this 34, add this up, that will become 50. Look at this. This option is again giving us, marginal utility, that sum is 50. Okay, the last option, that is 0 and 5. You can see if we spend all our money on y, we are getting 36. Now compare the marginal utilities. In option 1, we are somewhere $52. In option 2, it is 58. In option 3, that is 60. In option 4, that is 58. Option 5, that is here 50. Option 6, that is 36. So let me know, आप बताएं कि कौन सा marginal utility का figure सबसे ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है. That is here, this one, 60. And please look at the option. This is the option which is already suggested by law of equimarginal utility. What was that option? Spend 3 on x good and 2 on y good. ठीक है? So law of equimarginal utility हमें जो ऑप्शन बता रहा है वो सबसे बेस्ट है. ये हमें कैसे पता चला? हमने इसके अलावा जितने मुमकिन मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शंस थे उनको देखा, उनको डिस्कस किया, तो हमें ये पता चला कि हमारा वो ऑप्शन जो सजेस्ट किया था लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी ने, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी ने हमें बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स शुड इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई. एंड दैट ऑप्शन वाज कहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी? जब हम 3x के और 2y के इस्तेमाल करें. ये ऑप्शन सजेस्ट किया था. इसको प्रूव करने के लिए हमने देखा जितने मुमकिन ऑप्शंस थे 5 रुपीज़ के बन सकते थे. वो ये कि 5 रुपए के सारे एक्स पर कंज्यूम कर दें, वाई पे बिल्कुल ना करें. फिर दूसरा ऑप्शन 4 वाई एक्स पर करें और 1 वाई पर करें. फिर तीसरा ऑप्शन 3 एक्स पर और 2 वाई पर. फिर चौथा जो है वो 4 एक्स पर और 1 वाई पर. और पांचवा सारे के सारे जो हैं वो पैसे वाई पर कंज्यूम कर रहे हैं. हमने डिफरेंट ऑप्शंस का सम देखा तो हमें प्रूव हो गया कि जो लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी ने हमें सजेस्ट किया था ऑप्शन, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. नाउ आई होप कि लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी का मैकेनिज्म आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपने देखा होगा कि ये मैकेनिज्म किस तरह से कंज्यूमर की मदद करता है ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हासिल करने के लिए, हाउ इट हेल्प्स टू कंज्यूमर. ओके, नाउ efficiency, price and value. This is our next topic, consumers efficiency. Right now ये वो सारे concepts हैं जो आप law of diminishing marginal utility और law of equimarginal utility समझने के बाद आपको ये समझने
इंतहाई आसान हो जाएगी और बहुत आसानी के साथ आपको ये कंसेप्ट समझ आएंगे। कंज्यूमर्स एफिशिएंसी, व्हेन अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज यूटिलिटी द कंज्यूमर इज यूजिंग हिज और हर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ओके, सो अगर आपको अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही है तो हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर एफिशिएंट। ओके, नाउ यूजिंग व्हाट यू हैव लर्न you can now give the concept of marginal benefit a deeper meaning। अब आपको marginal benefit का जो concept है वो बेहतर तरीके से समझ आ सकता है। देखिए आप, marginal benefit is maximum price a consumer is willing to pay for an extra unit of a good or service when total utility is maximized। जब total utility maximum पे पहुंच चुकी है, अब उससे मजीद अगर कंज्यूमर यूनिट लेना चाहता है उसके लिए हाउ मच इज विलिंग। ओके, सो मैक्सिमम बेनिफिट इज द मैक्सिमम प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ गुड और सर्विस व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड। सो इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल बेनिफिट। नाउ द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, आमतौर पे ये आपने देखा होगा, सदियों से ये बात जो है इसके ऊपर बहस होती है कि हीरे जो है वो और पानी ज़िंदगी के लिए सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी, यू कैन नॉट सरवाइव विदाउट वाटर, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद इट इज़ चीप, सस्ता है। हीरे जो महज डेकोरेशन के लिए, ज़ेबो नुमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं, राइट, वो महंगे। ऐसा क्यों है, राइट? सो for centuries philosophers has been puzzled by the fact that the water is vital for the life but cheap, while diamonds are used only for decoration yet are very expensive। so आप सोचें ये ऐसा क्यों है, ठीक है? आप इसके ऊपर गौर करें। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पानी के बगैर ज़िंदगी का इम्कान नहीं? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि हीरे जवाहरात महज डेकोरेशन के लिए होते हैं? तो फिर क्या वजह है कि हीरे जवाहरात महंगे होते हैं और पानी सस्ता होता है? ये कंसेप्ट समझने के लिए आप यूटिलिटी के कंसेप्ट का इस्तेमाल करें। देखिए, you can solve this puzzle by distinguishing between total utility and marginal utility। okay, now the total utility tells us about relative value, okay, marginal utility tells about relative price। okay, relative price, इसको ज़हन में रखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट को, देखिए किस तरह से। नाउ when the high marginal utility of diamond is divided by the high price of diamond, the result in a number that equals the low marginal utility of water divided by low price of water। okay, try to understand। देखिए, जब मार्जिनल यूटिलिटी हीरे की बहुत ज़्यादा है तो वो डिवाइड भी तो बहुत ज़्यादा प्राइस से हो रहा होगा ना, हीरे की प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सो हाई मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय हाई प्राइस। ओके, लो मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय लो प्राइस। ओके, सम जो है वो आप देखें बराबर आने के इम्कानात है, ठीक है? अब देखें, द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड इन द सेम फॉर द डायमंड एज फॉर द वाटर। ओके, अगर आप ये देखें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डायमंड डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ डायमंड इज एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस, राइट? सो मार्जिनल यूटिलिटी बेशक मिलियंस में हो और प्राइस भी तो हीरे की मिलियंस में होगी ना, और मार्जिनल यूटिलिटी वाटर की बेशक डबल डिजिट और सिंगल डिजिट में हो, लेकिन प्राइस भी तो सिंगल डिजिट में होगी ना। तो इसका मतलब ये है कि द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड is the same for the diamond as for water। okay, so I hope कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है? अब बात हम करेंगे कंज्यूमर सरप्लस की, ठीक है? so ये भी आप देखिएगा कि किस तरह से इसी पानी और हीरे की मिसाल लेके आपको कंज्यूमर सरप्लस भी और ये और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि क्या वजह है कि हीरा जो है वो इतना महंगा है, अगरचे कि वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए, और पानी इतना सस्ता है अगरचे कि वो इट्स वेरी वाइटल फॉर द लाइफ। ओके, सो कंज्यूमर सरप्लस मेजर्स वैल्यू in excess of the amount paid। okay, consumer surplus measures value in excess of the amount paid। now look at this using simple demand and supply function। I'll explain this। look at this,
This is the demand curve. This is the demand curve. This demand curve shows the demand of water. This blue line demand curve shows the demand of water. Now the demand curve and the supply curve S determines the price of water and the quantity of water. So आप supply curve देखें और डिमांड कर्व देखें, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं. रेड डॉट से मैंने वो आपको वो पॉइंट बनाया और प्राइस PW डिटरमिन हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी QW जो है वो डिटरमिन हो गई. सो क्वांटिटी ऑफ वाटर QW और प्राइस ऑफ वाटर इज PW. नाउ वो वैल्यू जो सरप्लस है, ठीक है, वो देखिए आप. The consumer surplus for the water is the large green triangle, right? Consumer surplus from the water. This large green triangle, right? Okay, now again go through the definition. Consumer surplus measures the value in excess of the amount paid. Okay? वो वैल्यू जो आपको हासिल हुई एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करने. ओके, सो एक्सेसिव वैल्यू देखिए आप इसमें. लुक एट इट, दैट ग्रीन एरिया. इज दैट राइट? तो अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आई विल ट्राई टू यूज अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल देखिए, यू रिमेंबर डिमांड इज इक्वल टू पावर टू परचेज प्लस विल टू परचेज. ओके, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ डिमांड का बनता कैसे है? एट डिफरेंट प्राइसेस कंज्यूमर कितना लेना चाह रहा था. ठीक है, अगर प्राइस 10 थी और कंज्यूमर 1 यूनिट लेना चाह रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस 1 डिटरमिन हो, ठीक है, तो बेसिकली तो वो 10 लेने को तैयार था. 10 रुपीज़ पर एक बॉटल लेने को, या $10 पर एक बॉटल लेने को तैयार था. इसी तरह से डिमांड बनती है ना. एट 1 इट इज़ 10, एट 2 इट इज़ 8, एट 3 इट इज़ आप देख रहे हैं कि जो है वो प्राइस और क्वांटिटी का जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है क्वांटिटी बढ़ती जा रही है. 10 थी तो 1 ले रहे थे, 9 थी तो 2 ले रहे थे, लेट्स से 8 थी तो 3 ले रहे थे. इनको ज्वाइन करें तो डिमांड कब बनी. सो एक कंज्यूमर तो ऐसा था ना जो एट $10 एक बॉटल लेने को तैयार था. उसको कितने की मिली? लेट्स से $1 की. तो उसको कितना फायदा हुआ? $8 का, because he was willing to pay $10 for 1 bottle. Okay, and he's getting at $1. Okay, so एक बोतल के $10 देने को तैयार था और एक बोतल से $1 की मिली, तो एक्सेस उसे कितना जो है वो हासिल हुआ? That is around 8. Okay, or 9, right? So this is how you can see in this diagram the consumer surplus from water is a big triangle. Okay, now look at this is the demand curve for diamond. Okay, now look at the supply. अब सप्लाई का आपने देखा कि डायमंड्स की सप्लाई जो है वो बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है. इन प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, सप्लाई में ना इजाफा हो रहा है ना कमी हो रही है. ठीक है, द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व S determines the price of diamond. PD, the red point is showing the equilibrium point, and PD is basically the price of diamond, and QD is the quantity of diamond. Okay, अब देखें इसमें देखिए कि सरप्लस कितना है. The consumer surplus from diamond is the small green triangle. Look at the top, right? The small green triangle, that is the consumer surplus. I hope आपको ये concept भी समझ आया और usefulness की भी इसकी समझ आई होगी. Now, this was today's lecture. हमने आपको इसमें जो है वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बेनिफिट्स और उसके मुख्तलिफ एंगल्स बताए. ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस के बताया. और ये पैराडॉक्स के पानी इतना अहम है और सस्ता है, हीरे महज डेकोरेशन के लिए और इतने महंगे हैं. तो आप भी इस बारे में सोचिएगा, इसको गौर से देखिएगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखिएगा. ठीक है, जिनमें आप कंज्यूमर सरप्लस को भी देखिएगा, जिसमें आप लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को अप्लाई होते देखिएगा. ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बताता है कि
हमें अपने बजट को, अवेलेबल रिसोर्सेज को किस तरह से खर्च करना चाहिए कि हम इक्विलिब्रियम मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने रूल बताया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए should equal to marginal utility of good B divided by its price। जहाँ पर ये marginal utility और price की रेशियो आपस में बराबर हो जाएगी वो बेस्ट कम्बिनेशन होगा। हमने आपको 2 एग्जांपल से और मुख्तलिफ तरीक़ों से ये बात समझाने की कोशिश की। आप जो है, उम्मीद है आपको ये तमाम कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास के अंदर हम आपको ऑर्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच के ज़रिए से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो सिखाएंगे। ऑर्डिनल अप्रोच में 2 अहम चीज़ें हम आपको बताएंगे, एक बजट लाइन, ओके, और एक इंडिफरेंस कर्व। तो आपको बताते चलें कि बजट लाइन कंज्यूमर की पावर ऑफ परचेज को बताता है और इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, सो अगली क्लासेस में हम बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगली क्लास में हम आपको ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बताएंगे। सो आज के लिए खुदा हाफिज़।